पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो में। दोस्तों, डॉक्टर से पूछो में हम आपसे जुड़ते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 6 ताकि आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हमसे पूछ सकें। इसी श्रृंखला में आइए एक बार स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं कि जब भी आप हमसे जुड़े कुछ बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप जब भी हमसे बात करें तो नेटवर्क में आके बात करें और अपने सवालों को संक्षेप में रखें, क्रिस्प रखें, ताकि हमें भी और आपको भी समझने में और समझाने में आसानी हो। इसके साथ ही नेटवर्क में रहने के साथ साथ ही वॉल्यूम, अगर आप अपने टीवी के सामने हमसे बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो टेलीविज़न का वॉल्यूम है उसे बंद कर कर हमसे बात करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का। तो सर, इससे पहले कि हमारे दर्शकों का सवाल आए, मेरा अपना एक सवाल है आपसे। परिवार स्वस्थ कैसे रहे इसको लेकर तो एक सवाल है कि हमारा परिवार एक स्वस्थ जीवन शैली को कैसे कायम रख सकता है? देखिए, अपने आप को या परिवार को, किन्हीं को भी स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी बात जो है वो है ध्यान। जी। हमारे भोजन से भी अधिक जरूरी, हमारे रात की नींद से भी अधिक जरूरी है ध्यान। अगर हम कम भी सो रहे हों बाय चांस, मतलब जितनी मेडिकल रिकमेंडेशन है कि 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, अगर ध्यान का अभ्यास है तो ये कंपनसेट हो सकता है। तो हमें हर दिन ध्यान में बैठना चाहिए, आइडियली दिन में 2 बार। अगर रेगुलर हम ध्यान में बैठ रहे हों, और ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन शांत होता है, मन शांत होता है तो हम तनाव से बचे रहते हैं। साथ ही साथ जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर ऊपर से ऊर्जा उतरती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जो हमारे स्पाइन में होती है, और उसमें 7 चक्र होते हैं। तो जब हमारे चक्रों में कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है तो हम स्वस्थ रहेंगे। हेल्दी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो है वो ध्यान है। हम सभी हर दिन ध्यान में बैठें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जी सर, आपने बताया कि अपने आप को ध्यान में रखने से आपकी जो स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो सर, इसके साथ ही एक और सवाल जो मेरा आता है कि जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो हम जब सब साथ में बैठ के ध्यान करते हैं तो उससे जो एक बोलते हैं ना कि सबकी अंडरस्टैंडिंग को लेके, फिर एक दूसरे की हेल्थ को शेयरिंग को लेके जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, सर थोड़ा उसके बारे में। ग्रुप कॉन्शसनेस। जी। जब हम एक साथ बैठते हैं, यहाँ तक कि अगर हम एक साथ भोजन करते हैं, एक स्वस्थ परिवार वही है जो हैप्पी परिवार है। और हैप्पीनेस के लिए हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। मान लीजिए किसी परिवार में अलग अलग प्रोफेशन में लोग अलग अलग बिजी हैं, लेकिन उनको ऐसा तय करना चाहिए कोई कि हफ्ते में कोई 1 बार 2 बार, हो सके तो डेली, हम कोई किसी एक टाइम पे एक साथ बैठें। अगर जब एक साथ बैठते हैं, 2-4 बातें होती हैं, तो फिर हमारा ग्रुप कॉन्शसनेस, सामूहिक चेतना विकसित होती है। और वो सामूहिक चेतना सबसे अच्छी विकसित होती है जब हम साथ में मेडिटेशन करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन जो है वो सबकी ऊर्जा को बढ़ाता है। ग्रुप मेडिटेशन से 1 और 1 मिलकर 2 नहीं होते, 11 होते हैं। तो हमें सामूहिक ध्यान में बैठना चाहिए। आधे घंटे के लिए कोई नियम बनाएं कि जिस टाइम पे परिवार के सभी लोग साथ में ध्यान में बैठेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। जी। तो सर, आप बात कर रहे हैं ग्रुप मेडिटेशन की और ग्रुप में फूड जैसे खाना खाने की भी बात करें। इसके साथ ही एक और सवाल मन में आता है कि ग्रुप में अगर जैसे परिवार के साथ ही बाहर जा रहे हैं और जैसे आप नेचर को लेके बहुत ज़्यादा हमारे दर्शकों को बताते हैं कि नेचर में भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसे में फैमिली के साथ जाएं, तो थोड़ा उसके बारे में और बताइए। देखिए, प्रकृति में जब हम जाते हैं तो हम प्रकृति से पास आते हैं। हमारा जीवन जो है वो प्रकृति पर निर्भर है। जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन समझते हैं, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों एक कंसेप्ट नहीं है, है ना। आधुनिक हम हो सकते हैं, लेकिन उस आधुनिक होने के लिए वेस्टर्न होना ही जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी बात तो नहीं है। तो इस वेस्टर्नाइजेशन में या मॉडर्नाइजेशन में हम प्रकृति से थोड़ा दूर हो गए हैं। वो एक स्वस्थ बात नहीं है। जैसे अगर पुराने जमाने की, मुझे अपने बचपन में याद आता है कि गाँव में हमारा जो घर था उसमें आंगन हुआ करता था। अब शहरों में तो वो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम प्रकृति के नज़दीक हो सकते हैं, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, हमें पार्क्स जाने चाहिए, और टाइम टू टाइम हम ऐसा वेकेशन कोई मनाएं जिसमें हम प्रकृति के पास जाएं। जब हम प्रकृति के पास, पेड़ों के पास, फूलों के पास जब हम होते हैं
तो हम इजिली रिजुविनेट होते हैं। हमारे सारा सिस्टम सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक बैलेंस होने लग जाता है। तो टाइम टू टाइम हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए, फूलों को देखना चाहिए, पत्तियों को देखना चाहिए, उनको छुएं, सहलाएं, अलग अलग फूलों को सूंघें। जब फूलों के पास रहें तो प्रकृति के पास रहेंगे तो बहुत इजीली आप हेल्दी रह सकते हैं। जी, तो सर इसी के साथ एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि आप हर चीज़ में जैसे परिवार, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं परिवार के साथ किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो एक सवाल और है कि क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम एक परिवार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए ले सकते हैं? हम ग्रुप मेडिटेशन में बैठें, एक साथ कोई आधे घंटे का समय हो जिससे हम साथ में ध्यान में बैठेंगे। जब ग्रुप मेडिटेशन हमारे लाइफ में आ चुका हो, फिर हम एक नियम बनाएं कि हम साथ में भोजन करेंगे। साथ में भोजन करते हैं तो इससे हम ज़्यादा आपस में बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन गैप भी एक बहुत बड़ा इशू है ना। हम क्वालिटी टाइम लोगों के साथ नहीं बिता रहे। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि बस हम जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम दूसरों से बात करते हैं। बिना प्रॉब्लम भी हम नॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जब हम नॉर्मल हेल्दी कम्युनिकेशन कर रहे हों तब हम अपनी छोटी छोटी बातों को शेयर कर पाते हैं। और फिर जो परिवार में अधिक अनुभवी हैं, हम उनसे उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। देखिए, जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समय के अनुभव के साथ ही जीवन में आती हैं। तो हमें क्वालिटी टाइम परिवार वालों के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो इससे हमारे भीतर हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते रहता है। क्वालिटी में ग्रुप मेडिटेशन और साथ में भोजन करना और प्रकृति के साथ समय बिताना, मैं ये 3 पॉइंट्स पर जोर दूंगा एक स्वस्थ परिवार के लिए। जी, तो सर आप अभी बता रहे थे हेल्दी कम्युनिकेशन के बारे में, तो मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूँगी कि जब हम परिवार में बैठते हैं तो किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है एक बच्चे से अपने पिता या अपनी माता से बात करना, ताकि वो एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो, ताकि फिर उस बच्चे को स्ट्रेस जैसी चीज़ें ना हो? देखिए, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, एक दो स्पाउस के बीच में भी, दो पार्टनर के बीच में भी, और हर रिलेशन में जब हम देखिए लाइफ में बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रबल देती हैं। तो अगर हम उसका परिवार में अगर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें एक मैच्योरिटी वाला सवाल, एक केयरिंग वाला जवाब हमें मिलता है ना। तो हमें शेयर करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे जीवन में, जो सालों के अनुभव के बाद ही आता है ना। तो चाहे कोई बच्चा कितना भी समझदार हो, लेकिन जीवन के अनुभवों के बाद ही वो बातें समझ में आती है। तो हमें अपने परिवार में बहुत इजीली एक अच्छे सवाल, कुछ एक जीवन के अनुभव जो सालों के अनुभव पर आधारित है, वो हमें मिलता है। तो हमें एक शेयरिंग करने की आदत अपने जीवन में रखनी चाहिए। तो शेयरिंग करने की आदत जब हम अपने जीवन में रखते हैं तो हम दूसरों के से सीख पाते हैं, अपने परिवार में बड़ों से सीख पाते हैं, है ना। और अगर हम पीयर्स में जब बातचीत कर रहे हैं तो पहले हमें दूसरों को सुनना चाहिए। दूसरों को सुनते हैं तो हम उनको समझते हैं, और दूसरों को समझने के बाद जब हम अपनी बात कहते हैं तभी कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है। कभी भी अपनी बात कहने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जब हम अपने हम उम्र के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो जब हम दूसरों को सुन लेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है। सुनने की कला, कम्युनिकेशन में एक सुनने की कला का बहुत रोल है। धैर्यपूर्वक सुने, नॉन जजमेंटल होकर सुने। जो हम स्वाध्याय रिकमेंड किया जाता है पीएसएसएम में, उसमें एक बहुत अच्छी पुस्तक है 4 समझौते, 4 एग्रीमेंट, डॉन मिगल रिज। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो किस प्रकार से हमारा संवाद होना चाहिए, दूसरों को सुनना, दूसरों को नॉन जजमेंटल होकर सुनना, और जो हम बातें अपने आसपास सुनते हैं हर एक चीज को पर्सनल नहीं लेना। क्योंकि बहुत बार कभी कोई व्यक्ति कह रहा होता है तो वो इन जनरल अपनी साइकोलॉजी के अनुसार चीजों को बोल रहा है, लेकिन क्या होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं ये तो हमारे लिए ही कह रहा है, और फिर हम दुखी हो जाते हैं। हो सकता है जो सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा हो वो आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा है, वो अपने आप में कह रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि मेरे लिए कह रहा है और आप उदास हो जाते हैं। तो हेल्दी कम्युनिकेशन एक बहुत जरूरी है ना। तो 4 समझौते, 4 एग्रीमेंट अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। पीएमसी हिंदी पे आपको उसके स्वाध्याय भी मिल जाएंगे। हमारी कविता दीक्षित मैम ने कई बार उसमें स्वाध्याय किया है। हेल्दी कम्युनिकेशन हो तो रिलेशनशिप हेल्दी रहती है, और हेल्दी रिलेशनशिप रहेगी तभी फैमिली हेल्दी होगी। जी सर, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज के अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनीता। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते।
पूछिए सवाल अपना मैम। सर मेरे को 10 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी खांसी, गले में दर्द है और बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है, कान में भी हल्का हल्का पेन हो रहा है और गला भी बैठा हुआ है सर। जी। सर्दी और हल्का सारी जॉइंट में, एल्बो में, नी में भी पेन है। और रात को इतना खांसी हो रहा है, सोना ही नहीं हो रहा है, कफ बलगम बहुत निकल रहा है। हाँ, फिर भी मैंने सर्दी, नाक बंद हो के रुका हुआ है, 8-10 दिन हो गया सर। जी। सर्दी, खांसी, कान में दर्द और बुखार, 3-4 प्रॉब्लम एक साथ हैं। जी। तो यहाँ पर जो है, एक तो हमें जो सर्दी वाले जो एनर्जी है, जो यांग एनर्जी होती है, हमें उसे सेडेट करना है। LI11 और LI4 इनको हम सेडेट करेंगे। एक्यूप्रेशर में कोहनी के पास ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसको आप सेडेट करना है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, LI11 का चित्र आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप सेडेट करें। सेडेट मतलब कंटिन्यूस दबा के रखना। 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए हमें सेडेट करना है, हर 2 घंटे में सेडेट करना है। और इस LI11 को सेडेट करने के साथ साथ हम LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सेडेट करें। ये हमारे कान के दर्द को ठीक करने में हेल्प करेगा। और दर्द को ठीक करने के साथ साथ हमें इम्यूनिटी अपनी विकसित करनी है। इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जब कभी फीवर हो जाता है या जब भी कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है और आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गई है, तो थोड़ा सा फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो जरूर कर ही सकते हैं। अपने भोजन की क्वांटिटी को थोड़े समय के लिए कम कर दें। हमारा एक ऐसी सोच और मान्यता है कि भोजन से ऊर्जा आती है, भोजन से ऊर्जा नहीं आती है। भोजन से न्यूट्रिशन आता है। जो ऊर्जा होती है वो तो कॉस्मिक एनर्जी से आती है, जो ध्यान से आती है। तो भोजन की क्वांटिटी को थोड़ा सा जब हम कम करते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि हम 15 घंटे 16 घंटे का गैप देते हैं, तो बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर पाता है। फीवर को ठीक करने के लिए डिटॉक्स का बहुत बड़ा रोल है। रात का खाना आप बंद कर दें, या बंद करना अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप वेजिटेबल सूप लें, लिक्विड लें। तो इससे अगर हम 3 दिन अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इससे फीवर को हील करने में बहुत हेल्प मिलता है ना। रात के समय हम अनाज नहीं खाएं जब फीवर या कोई भी बीमारी हो गई है तो। और बहुत जगह पे अब ऐसी बात भी आ रही है कि दिन में 1 बार भोजन करना भी अगर हम अच्छे से भोजन करते हैं तो काफ़ी है। हमें उतनी भोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी कि हम सोचते हैं। अगर और बहुत लोगों का तो वेट अगर ज़्यादा हो तो मतलब अगर हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें तो 1500 कैलोरी इज इनफ फॉर नॉर्मल, फॉर लिटिल बिट ओबेज पीपल, और ज़्यादातर लोग थोड़े ओबेज ही हैं। तो फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, डिटॉक्स करना बेसिकली, ये फीवर को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने भी कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है और ध्यान करना है, इससे जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं। मैडम जनक रानी हमारा नाम। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। ये मैडम, मेरा पेट एक तो भारीपन बहुत रहता है कि बैक में बहुत ज्यादा दर्द होती है, पीठ में। जी, बैक में पेन, मुंह में पानी बड़ा आता रहता है हमारे। जी। जनक रानी जी, आप बता रहे हैं कि आपके पेट में भारीपन रहता है। हाँ जी। ठीक है, देखिए पेट में भारीपन रहता है, हो सकता है आपके पास मोटापा भी हो। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, मोटापा को हमें कम करना है, मोटापा नहीं होना चाहिए शरीर में। पर खाना भी नहीं, मेरे को भूख भी नहीं लगती, इतनी पेट वैसे फुला फुला रहता मेरा। हाँ, तो इसको ब्लोटिंग बोलते हैं, जब पेट फुला फुला रहता है। जो अपान वायु है, हमारे शरीर में 5 तरह के प्राण होते हैं, उसमें एक अपान वायु है। वो अपान वायु का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। हमें दिन में 2 बार ध्यान करना में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने से हमारी ऊर्जा जो है वो ठीक रहती है। साथ ही जो हमें अपना जो भोजन करने का तरीका है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना है। अनाज हमारे शरीर के लिए उतने ज़्यादा जरूरी नहीं है जितने हम समझते हैं। हमें सब्जी खाने पर अधिक फोकस करें और अपने पैर के तलवे का मसाज करें। पैर के तलवे का पूरा मसाज करें, दोनों पैर के तलवे का। और हमारे पैर के तलवे में बीच के 1/3 जो है वो पेट से जुड़ा होता है। सुबह शाम दिन में 2 बार 5-5 मिनट के लिए अपने पैर के तलवे का मसाज करें। और अगर आपने अनाज खाना कम किया है, सब्जी अधिक खा रहे हैं और पैर के तलवे का मसाज कर रहे हैं, साथ में ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसे आपका पेट जो है वो नॉर्मल रहने लग जाएगा।
और जो बैक पेन की बात बताई है, बैक पेन के लिए सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना चाहिए। सूर्य की तरफ पीठ करके हम 15 मिनट से आधे घंटे का ध्यान करते हैं और ये भाव रखते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है, प्राण ऊर्जा आ रही है, वो मेरे बैक को, खासकर मणिपुर चक्रा को, हमारे पास 7 चक्र हैं, चक्रों के बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। तो मणिपुर चक्र अगर हमारा ध्यान के अभ्यास से अगर प्राणवान बनता है और सूर्य प्रकाश में हम ध्यान में बैठ रहे हों और मणिपुर चक्र हमारा मजबूत बनता है तो बैक पेन जो है वो ठीक होने लग जाता है। हमें हर दिन सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना है अपने बैक पेन को ठीक करने के लिए। तो पेट का इलाज जो है वो पैर के तलवे को मसाज करके और भोजन में सब्जी की मात्रा बढ़ाकर, और पीठ का इलाज सूर्य प्रकाश में ध्यान करके आप कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनक रानी जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जिन जिन क्रियाओं के बारे में सर ने आपको बताया उन्हें आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। नमस्कार जी। यस, सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम BS भारद्वाज। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैं डॉक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी उम्र हो गई 70 प्लस। जी भारद्वाज जी। 70 प्लस। ओके सर, अभी 10 दिन से मेरे को कुछ, मैं प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा था, प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10 दिन से मेरे को लग रहा है कि अब यूरिनल प्रॉब्लम आ रही है, दिन रात में 2-3 बार उठना पड़ता है और सर्दी जुकाम सा भी बना रहता है। खांसी का प्रेशर रात को ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 1 बजे, 12-1 बजे के बाद। तो कृपया ऐसा सुचारू साधन बताएं कि जिससे मैं ठीक रह सकूं। जी भारद्वाज जी, सबसे पहले तो यह कि हमें यह जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो शरीर की उम्र हमारे शरीर को उतना, हमारे स्वास्थ्य को उतना प्रभावित नहीं करती अगर हम अपने सोल नेचर को फोकस रखते हैं। हाँ, शरीर का हमें केयर करना है, लेकिन शरीर की उम्र उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी सोसाइटी समझती है। हमें आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव, अपना आत्मा के नेचर पे अधिक फोकस रखना चाहिए। खैर, जो आपने समस्या बताई है, इसमें यूरिनल प्रॉब्लम के लिए मैं पहले बताता हूँ। हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LV2, लीवर 2, लीवर 3 से थोड़ा सा आगे है। तो लीवर 3 और लीवर 2 इनका हम मसाज कर सकते हैं। जो लीवर 2 है वो पैर के अंगूठे और बगल वाली उंगली के बीच में है। तो LV3 का मसाज करें और LV2 का मसाज करें। इस LV2 के मसाज करने से, जो कि लीवर 3 से थोड़ा सा आगे है, उसका मसाज करने से आपको ये जो यूरिनल प्रॉब्लम है उसमें आपको जो है वो मदद मिलेगी। उसका केयर करना अधिक है क्योंकि आपने उम्र का हिसाब से ही बताया है। जो सर्दी खांसी की बातें हैं, सूर्य प्रकाश में आप ध्यान के लिए बैठिए, उससे सर्दी ठीक होती है। तुलसी का काढ़ा पिए, तुलसी का काढ़ा पीने से भी हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी खांसी ठीक होती है। सर्दी खांसी तो 2-4 दिन के लिए आती है और बहुत बार चली जाती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अपने यूरिनल प्रॉब्लम के लिए आप उस केयर करें LV2 पे काम करते हुए, और उसके साथ साथ आप अपने मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र पे भी काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान में नियमित रूप से बैठते होंगे। दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। जब दिन में आप 2 बार ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें आप एक भावना रखें कि मेरा मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो स्वस्थ हो। मूलाधार चक्र को स्वस्थ रखने के लिए हम हिबिस्कस के फूल के पास ध्यान करने के लिए अगर बैठते हैं और अपनी ऊर्जा को हिबिस्कस फूल से जोड़ने देते हैं तो उससे भी हमारा मूलाधार चक्र जो है वो संतुलित होता है। और स्वाधिष्ठान चक्र के लिए लिली फ्लावर है। फूलों के पास बैठना चक्रों को संतुलित करने का एक आसान तरीका है। तो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र हेल्दी हो जाए, साथ में आप लीवर 2 पे काम कर रहे हैं, तो आपकी ये यूरिनरी प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जिन जिन क्रियाओं को सर ने बताया, जिसमें LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है और फ्लावर मेडिटेशन है, इनको आप करेंगे तो आप में बदलाव ज़रूर होगा। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी मैम, मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से सोमाप्रभा राव बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ, 27-28 साल की लड़का है मेरा भाई, तो उसका दोनों किडनी फेल हो चुका है, डायलिसिस का पेशेंट है, वो क्या ठीक हो सकता है जी ध्यान का मार्ग से? जी अगर उससे क्या करना चाहिए? हाँ, अगर पूरा परिवार साथ में बैठकर ध्यान करे
और कर्मों को संतुलित करने के लिए अगर हम सेवा के रास्ते पर चलने को तैयार हों, हमारी जब ऑर्गन फेल होते हैं तो इसमें कर्मों का भी रोल होता है। हमने सुना होगा कि कर्म, हमारी बीमारियों में कर्म का भी रोल है। कर्मों को अच्छा करने के लिए हमें दान का अपनी लाइफ में एक रूटीन रखना चाहिए। वैसे सबसे अच्छा दान जो है वो ध्यान का दान है या ध्यान के लिए दान है। तो अभी दान को थोड़ा बढ़ाएं और परिवार के सभी लोग एक साथ ध्यान करने के लिए बैठें, और वो लड़का खुद ध्यान करे और लड़के जब ध्यान करने के अलावा वो लड़का लेट जाए, और जब अगर हम परिवार के सभी लोग ध्यान कर रहे हैं तो लास्ट में 5 मिनट के लिए, 5 से ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं, लड़की की पीठ पर किडनी पर हाथ रखकर, किडनी के आसपास भी हाथ रखेंगे तो चलेगा, परिवार के दूसरे लोग ध्यान करें। जितने अधिक से अधिक लोग कर सकते हैं, 2 लोग कर सकते हैं, 4 लोग कर सकते हैं, बारी बारी से कर सकते हैं। तो जब हम ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा जो है जल्दी बढ़ती है। तो अपनी ऊर्जा बढ़ाना है और कर्मा पे काम करना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो हमारे पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, K1 और K6, इन दोनों पे काम करना है। K1 का मैं आपको चित्र पहले दिखा देता हूँ। K1 जो है हमारे पैर के तलवे में है। अगर आप बता रहे हैं कि दोनों किडनी गई हुई है तो दोनों किडनी पैर के K1 पे काम करें। K1 का मसाज करते हुए जो हमें अफर्मेशंस हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, डिवाइन अफर्मेशंस, जो हमें लुई हे की पुस्तक से मिलेंगे। लुई हे जो है वो माइंड पर काम करती है, और माइंड पर काम करने से बीमारियों को हम ठीक करते हैं। हमारी हर एक बीमारी में माइंड का भी रोल है। तो किडनी का जो काम है, किडनी अपनी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एक कारण यह भी है कि हम अपनी दिव्यता को भूल गए हैं। अगर हमें अपनी दिव्यता का एहसास है, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो ये हमारे अधिक दिव्यता से जोड़ के रखता है और हमारी ऊर्जा ज़्यादा रहती है। तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए अफर्मेशन से ये बोले कि मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ, मैं एक दिव्य चेतना हूँ। और जितना हम ये ध्यान में बैठते हैं उतना ज़्यादा हम वो कनेक्शन फील करते हैं डिविनिटी से। तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हुए, K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हुए अफर्मेशंस करना है। कई सारे अफर्मेशंस करने होंगे, मैंने बस एक अफर्मेशन बताया कि मैं दिव्य चेतना हूँ। इस पुस्तक को पढ़िए और अफर्मेशंस पे काम कीजिए। देखिए क्या होता है कि ना, जो मेडिकल साइंस में बोलते हैं ये बीमारी बड़ी है और फिर हमको लगता है ठीक होगा कि नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो सकता है। कंडीशन ये है कि आपको क्या, आप पूरी लगन से आप करने को तैयार हैं। अगर पूरी लगन से पूरा परिवार करने को तैयार है, हम सेवा भी करने को तैयार हैं, तो डेफिनेटली ये ठीक हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से सर ने आपको ये सारी जो क्रियाएं बताई वो आपने बहुत ही ढंग से सुनी होंगी, और आप सब परिवार मिलकर जब ये करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक होगी। तो सर इन्हीं के साथ मेरा एक सवाल है, जैसे आप बता रहे हैं कि हम ये अपने दिमाग में बना लेते हैं कि इतनी बड़ी समस्या है और ये ठीक नहीं होगी, और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताई कि हमें अपना विल पुश करना है, कि हमें करना है, हम मन में एक अच्छी भाव रखना चाहते हैं। थोड़ा इसके बारे में मैं दर्शकों को देखिए, उससे पहले ना आपने जो बात उठाई उससे पहले मैं ये बात होना चाहता कि जो हमारे माइंडसेट पे जो पॉपुलर मेडिकल सिस्टम है उसका प्रभाव ज़्यादा हो गया है। हमारे भारत देश का जो ओरिजिनल आध्यात्मिक टीचिंग है, जिसमें आता है कि हम पंच कोश वाले हैं। हमारे पास भौतिक शरीर है, हमारे पास ऊर्जा शरीर है, हमारे पास मनस शरीर है, हमारे पास विज्ञानमय कोश कार्मिक बॉडी है। तो अगर हम उन पर काम नहीं करें और सिर्फ फिजिकल बॉडी को अगर हम सोच रहे हो तो हेल्दी होना पॉसिबल नहीं है। मेडिकल सिस्टम जो है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को समझता है। अगर ऊर्जा पे काम नहीं कर रहे हैं फिर तो कुछ बीमारी लाइलाज रहेंगी ही। अगर हम ऊर्जा पर, अपने चक्रा पे काम कर सकते हैं तो कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। चक्रा पे काम करने के साथ साथ अगर हम मन पर काम कर सकते हैं, जिसके लिए मैं लुई हे को बता रहा हूँ, लुई हे हर घर में होनी चाहिए, हर मरीज को पढ़नी चाहिए, कोई बीमारी लाइलाज नहीं रहेगी। तो मनोमय कोष पर काम करना है। हमारे माइंड में जो पॉपुलर एलोपैथी सिस्टम है उसने बहुत ज़्यादा डर क्रिएट कर दिया है। यह कंसेप्ट बीमारी लाइलाज है। और मेन स्ट्रीम मेडिकल में भी डॉक्टर बर्नी सीगल एक सर्जन हुए येल यूनिवर्सिटी में, उनकी भी कई सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। उन्होंने ड्रीम पे बहुत सारा काम किया। और हम किस प्रकार के शब्द बोलते हैं, हमारे हर एक शब्द से, पॉजिटिव शब्द से और निगेटिव शब्द से हम अपने हेल्थ को प्रभावित करते हैं। हर एक निगेटिव शब्द आपकी हेल्थ को डाउन करता है, हर एक पॉजिटिव शब्द आपकी हेल्थ को अप करता है। तो जब हम इतनी सजगता रखेंगे तब हमारा माइंड हेल्दी होगा। मनोमय कोष पर काम करना है और विज्ञानमय कोष हमारे कर्माज, हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं
और अगर हम अपने सातों चक्रों को अच्छा रख रहे हैं, बीमारी तो ठीक हो जाएगी, हो सकती है। किडनी फेल्योर के मामले में ही डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। हील डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, हील डॉक्यूमेंट्री एक नेटफ्लिक्स पे और इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है। उसकी जो मेकर हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि वो जिस स्पिरिचुअल टीचर के पास जाती हैं, वहाँ पर एक ऑब्जर्वर जो है, एक जो दूसरा आता है पर्सन, वो अपने स्पिरिचुअल टीचर को बोलता है कि मुझे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मुझे मेरे लिए प्रेयर करवाएं। तो बोलता है आपने जब आपकी काम कर रही थी तब क्या आप इसको ग्रेटिट्यूड देते थे? नहीं देते थे। तो और फिर और कई सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद उसको ऐसा हुआ कि उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम उतनी गहराई तक समझते नहीं हैं। हम मेडिकल की बात आती है, बस हम गिव अप कर देते हैं, डॉक्टर ने तो बोल दिया, अब कुछ कर नहीं सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने पर मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर हम भारतीय अध्यात्म को, पंचकोश को पूरी तरह अच्छे से समझने के लिए और काम करने के लिए तैयार हो, तो कोई भी बीमारी को कभी लाइलाज नहीं बोलना है। अपने विज्ञानमय कोश पर, अपने मनोमय कोश पर, अपने प्राणमय कोश पर, कर्मा, माइंड एंड चक्रास, नाड़ीज, इन पर काम करना है, ध्यान करना है, हीलिंग तो हो जाती है। जी, बहुत बारीकी से सर आपने समझाया और एग्जाम्पल्स के साथ भी मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक आपकी सभी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम अजीत है। हाँ जी 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 सर, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है ये कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये अपने एक तरह से मनोभावों पे, अपने अपने मानसिक स्तर पे काम करने से शारीरिक व्याधियां हमारी दूर होने लगती हैं। जी। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति इस कुचक्र में फंस गया और किसी गलत राय के चलते वो अपने मान लीजिए ट्रांसप्लांट करा, उसका हो गया है ना, तो ट्रांसप्लांट होने के बाद से जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां चलती हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं बहुत सारी दवाइयां चलती हैं, तो उसके बाद से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए? मतलब अगर हम फंस चुके हैं किसी बीमारी में, तो क्या उसमें आध्यात्म सहायता कुछ सहायक हो सकता है, या ये सिर्फ उससे पहले की ही स्टेज तक अध्यात्म हमारी मदद कर सकता है? अजीत जी, अध्यात्म हर लेवल पे सहायक होता है। जब जागो तब सवेरा, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले ही सहायक करता है। अब इम्यूनोसप्रेसेंट की बात कर रहे हैं, लुई है तब भी काम आएगा। हमें अपनी दिव्यता से जुड़ने के लिए, हमें अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए अफर्मेशंस चाहिए। अब वहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट की बात आ रही है। इम्यूनिटी जो है, वहाँ पर इम्यूनिटी का भी जो कनेक्शन है वो अपने वेल बीइंग से, अपने स्पिरिचुअल नेचर से है। तो जनरल अफर्मेशंस, जैसे जो भगवत गीता के सार में आता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ये अफर्मेशंस वो पेशेंट कर सकता है जो ट्रांसप्लांट करवा चुका है, क्योंकि वहाँ पर फेथ, पॉजिटिविटी और डिविनिटी पर फेथ की जरूरत है, तो उसको करने से हेल्प होगा। प्लस जो इम्यूनिटी को डेवलप करने वाले जो जनरल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसे कि PC4 है, LU5 है, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो अब इस LU5 में आपको बता देता हूँ, अगर आप ऐसे किसी पेशेंट को जानते हैं तो रिकमेंड कर सकते हैं। LU5 हमारी एल्बो पर होता है, तो LU5 पर अगर हम मसाज करेंगे तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, खासकर किडनी पेशेंट्स में। तो सभी को LU5 काम आएगा। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LU5 स्क्रीन पर दिखा दें। LU5 जो है कोहनी पर है, अंगूठे की लाइन में, तो हम उस पर मसाज करेंगे, उसको टोन करेंगे, और LU5 के टोन होने से हमारी जो है इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है। ये सभी स्टैंडर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर हम इंटरनेट पे भी ढूंढें LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट तो उसके लोकेशन मिल जाते हैं। और अध्यात्म हर मुकाम पर काम आता है। अध्यात्म कभी आपका, आध्यात्मिक चेतनाएं, आध्यात्मिक शक्तियाँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। आप उनकी बात माने या नहीं माने, जब से आप मानना शुरू करेंगे और जितना आप फॉलो करेंगे, आपको उतना फायदा होगा, आपकी लाइफ वहाँ से बेहतर होने लग जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट में भी ऐसे मैंने भी पेशेंट देखे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट उनका कुछ साल के बाद फेल हो गया और डॉक्टर ने बोला था कि इतने साल चलेगी, उससे पहले उनको दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसमें अध्यात्म बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। सर, इसी के साथ मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरती से सर ने ये सवाल पूछा कि ट्रांसप्लांट के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें भी हम क्या ये करें, तो यही है कि सर, सवाल मेरा ये है कि जब ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, जब वो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को लेके थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ध्यान और नेचर से जुड़ना किस तरीके से उन्हें हेल्प कर सकते हैं? ध्यान तो हर स्टेज पे काम करता है ना। जब जब ट्रांसप्लांट की केस पेशेंट हो तो वो थोड़े इम्यून, थोड़ा आइसोलेटेड रहते हैं, तो मेडिटेशन तो अपने कमरे में बैठ के, अपने घर में बैठ के भी आराम से कंफर्टेबली किया जा सकता है ना। तो जब हम ध्यान कर रहे हो और उससे फिर हमारी जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें हमारे 7 चक्र होते हैं, उसमें जब ऊर्जा आ रही हो तो उसके बाद जो बेस्ट हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए वो हमारा रहेगा, है ना। मोरल हमारा बूस्टअप रहेगा, हमारा माइंड पॉजिटिव रहेगा, हम कूल और काम रहेंगे। तो मेडिटेशन सबसे सेफ प्रैक्टिस है। अगर मतलब कोई भी डॉक्टर चाहे ट्रांसप्लांट के बाद भी मेडिटेशन ना करें ऐसा तो कोई किडनी पेशेंट को पहले हो या बाद मना नहीं कर सकता। इसके कोई साइड इफेक्ट किडनी मेडिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा ड्यूरेशन के लिए मैं थोड़ा सा पार्टिकुलर होऊंगा। जब कोई किडनी पेशेंट है, जब कोई क्रिटिकली जब ज़्यादा बीमार पेशेंट है, तो उसको दिन में 2 बार ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। एक बार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, 2 बार जब हम बैठेंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और जो मेडिटेशन में बैठने का ड्यूरेशन है, एक बार में वो आधे घंटे से शुरुआत करें, लेकिन प्रॉपर 1 घंटा अगर हम बैठते हैं तो ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। तो 1-1 घंटे का अगर 2 राउंड हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है। जी, तो इसी के साथ अभी हम बात कर रहे थे और आपने बहुत अच्छे से ये भी बताया कि किस तरीके से डिमोटिवेट नहीं होना है और नेचर से जुड़ना है। सर, एक और सवाल मैं लेना चाहती हूँ कि ऐसे सिचुएशंस में जब हमारे साथ ऐसी बड़ी-बड़ी समस्याएं होती हैं, तो उस वक्त किस वक्त हमें अपने आप को जागरूकता लानी है अपने अंदर कि हमें अभी से ही ध्यान या मेडिटेशन या नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि उस वक्त हम अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल एक्टिव कर लें? अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से कोई भी बड़ी समस्या नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन सामाजिक पर्सपेक्टिव से समस्या होती है। जैसे हमारे अभी जिन दर्शक ने कॉल किया, उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया या बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक समस्या बड़ी हो सकती है कि नहीं हो रही। हमने जैसे ये बेसिक बातें उनको समझनी सीखनी चाहिए कि जब भी हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हमें शांत जगह पर फ़ोन पर बात करना है ना। और आपने जब प्लेटफॉर्म पर फ़ोन किया है तो अपनी समस्या कहनी है। तो जब आप फ़ोन कर चुके हैं, अपनी समस्या कहेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा, है ना। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहती है। बाय चांस अगर आप फ़ोन पर जवाब नहीं सुन पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो समस्या कुछ नहीं है, फिर से कोशिश करना चाहिए रिलैक्स रहकर, डीप ब्रीदिंग लेकर, थोड़ा सा अपने आप को शांत करके फिर से कोशिश करेंगे तो बात बन जाती है। जी सर, इससे पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि परिवार में हम किस तरीके से ध्यान के माध्यम से अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो इसी के साथ एक और सवाल है कि हम अपने परिवार में मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? नियमित ध्यान के अभ्यास से हम पहले शांत होते हैं, है ना। जो स्वास्थ्य की जब हम बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उसमें एक शांति बड़ा कंपोनेंट है जी। अगर हम कूल और काम हैं तब हम सिचुएशन को समझ सकते हैं। और अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हमें पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, और पढ़ना भी अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फील्ड का पढ़ना चाहिए। हम किसी एक फील्ड में गए हैं, जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने हेल्थ फील्ड में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है, मैं हेल्थ फील्ड में पढ़ रहा हूँ। हेल्थ फील्ड में पढ़ने के साथ साथ कभी कभी मुझे साइकोलॉजी भी पढ़ना चाहिए, कभी कभी मुझे स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ना चाहिए, कभी कभी मुझे लोग कैसे बिहेव करते हैं, जिसके लिए एक मास्लो मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, बिहेवियर ऑफ नीड्स, तो वो ऐसे पढ़ना चाहिए। जब अलग अलग हम फील्ड के चीज़ों को, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमसे कनेक्टेड है, बिल्कुल अलग है, मतलब जैसा बिल्कुल अलग हो जाए कि मैं शेयर मार्केट की किताब पढ़ने लग जाऊं, तब बात नहीं। लेकिन जो हमारे फील्ड से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है लेकिन अलग फील्ड का है, जब उसको पढ़ेंगे तो चीज़ों को हम कोलैबोरेट करके फिर ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जी। तो नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास, जिससे हम शांत रह सकें, और पढ़ना, इससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छे लोगों की संगति, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों को सुनते हैं, हमारे भीतर वैसी क्वालिटी आती है। सज्जन सांगत्य, नॉलेजेबल लोगों को सुनना चाहिए, नॉलेजेबल लोगों के साथ हमें समय बिताना चाहिए, तो हमारा भी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ जाएगा।
जी सर, इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है दिनेश। जी दिनेश सर। मैं बोल रहा हूँ जयपुर से। जी सर। मुझे एक चीज ये डॉक्टर साहब से वेरीफाई करना था कि ये जो ध्यान के लिए डॉक्टर साहब की रिकमेंडेशन है कि 2 बार हमें ध्यान करना चाहिए, जी तो दिनेश जी। जिससे विजिट बढ़ जाती है, दोनों चीज मिला करके विजिट ज्यादा बढ़ जाती है एक एज कम्पेयर टू 1 बार करने में। तो तब मेरे गली गुजारिश ये है कि जो समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर 1 बार करेंगे तो 1 बार में वो विचार शून्य होने में जो समय लगता है वो 2 बार बैठूंगा अगर तो 2 बार में दोनों बार में समय लगेगा। विचार शून्य होने में जो करीब करीब मोटा मोटा जो थोड़ा अनुभव है, आधे घंटे के आसपास विचार शून्य होने लग जाता है। तो 2 बार बैठूंगा अगर तो मैं उसमें आधा घंटा जो कि 1 घंटा हो जाएगा तो निकल जाएगा विचार शून्य होने के पहले का, जो विचार को हटाने के लिए लग जाएगा टाइम। तो मेरा समय तो जो टोटल विचार 0 स्टेट का होगा वो तो कम हो जाएगा, तो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? जी दिनेश जी, ये अभी आपकी स्थिति है कि विचार शून्य होने में आपको आधे घंटे लग रहा है। अगर हम अपना जीवन संतुलित ढंग से जी रहे हैं, हम जितना जरूरी है उतना ही बोलते हैं, अपने काम की चीज़ों से काम रखते हैं, इधर उधर चीज़ों में नहीं उलझते हैं, हम अननेसेसरी न्यूज़ नहीं देखते हैं, तो हम ऐसा भी हो सकता है कि हम आंख बंद करें और विचार शून्य हो सकते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि आधे घंटे आपको लगता है, इसको धीरे धीरे कम करना है। ये बहुत ही आपका ध्यान की क्वालिटी जो है वो बहुत ही पुअर है। हम ना थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ रिकमेंड करूंगा, योग निद्रा का अभ्यास और ब्रेथवर्क का अभ्यास। अगर आप योग निद्रा करते हैं, अगर आप ब्रेथवर्क करते हैं, तो इससे आप कम समय में विचार शून्य होने लग जाएंगे। अच्छा ध्यान वही है कि आप आंख बंद करें और मिनट 2 मिनट में आप विचार शून्य हो जाएं, और अच्छे ध्यानी जो है वो ऐसा पा लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो योग निद्रा का अभ्यास करना है। YouTube पर मेरी आवाज में 18 मिनट की योग निद्रा है। योग निद्रा करेंगे तो उससे आप जल्दी शिथिल होने लग जाएंगे, शून्य होने लग जाएंगे। और हमारे मुंबई के मास्टर श्रेयांश डागा ब्रेथवर्क करवाते हैं। ब्रेथवर्क में शुरुआत में 1 घंटा लगता है, तो उसको समय लगा के करें, जिसमें कि स्पेशल म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक के साथ सांस लेना होता है। वो लेट कर जनरली करते हैं। तो कुछ दिन आप ब्रेथवर्क कर लें, लगभग 10 दिन। आपको लाइफ लॉन्ग ब्रेथवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग योग निद्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ठीक से उनको करते हुए अपने मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ा लेते हैं। हम आंख बंद करते ही तुरंत शून्य अवस्था में जा सकते हैं, आधे घंटे शून्य होने में लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो जब अच्छा ध्यान आपका होता है और फिर आप 2 बार ध्यान में बैठ रहे हैं, तो आप ज़्यादा देर शून्य में रहेंगे, और 1 बार का ध्यान आपको लगभग 1 घंटे के लिए बिताना चाहिए ना। आइडियली कहा गया है कि हमें 3 घंटे ध्यान में बैठना है। जब हमारे आप नज़दीक आएंगे तो आपको ये बताया जाएगा, खासकर पूर्णिमा को। अगर हम पूर्णिमा के दिन 3 घंटे ध्यान में बैठ रहे हैं तो इससे हमारी ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है और हम बहुत अच्छी जीवन को जी सकते हैं, स्वस्थ जिंदगी को जी सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर, आपने सवाल हमसे पूछा। इसी के साथ आज के हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ हाँ, मेरे को शुगर बहुत है और पैर पे गर्म पानी गिरा था तो एकदम वो जलन होता है। जी देखिए, शुगर जो शुगर है उसके लिए आपको मिलेट्स खाना चाहिए। गेहूं और चावल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं है। 5 मिलेट्स उसका सेवन अगर आप शुरू कर देते हैं और साथ में ध्यान करते रहते हैं तो ये शुगर को ठीक करने में बहुत फायदा करेगा। 5 मिलेट्स मोटे अनाज होते हैं, बाजरा रागी के परिवार का, आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाया जा रहा है। आप इसको इंटरनेट पे अमेजन से मंगवाएं या और भी बहुत जगह मिल जाएगा, और इसका मिलेट अम्ली खाना शुरू करें। तो अगर आप 5 मिलेट्स खाना शुरू कर देंगे, बार्नयार्ड, कोडो, ब्राउन टॉप, तो ये डायबिटीज को, शुगर को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और शुगर को ठीक करने के लिए एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, है ना। हम आजकल ना लाइफ में बहुत टेंशन लेते हैं। अगर शरीर में बीमारी आ भी गई हो तो ठीक हो जाएगी। अगर धूल आती है तो हम, जब धूल चली जाएगी तो हम अपना घर साफ कर लेंगे, टेंशन क्यों लेना। लेकिन ना ऐसा हमारा जीवन हो गया है कि हम हर छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेने लग जाते हैं। जितना हम टेंशन लेते हैं उतनी बीमारी आती है
लाइफ में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, थोड़ा खुश रहना सीखिए। जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जो लोग ध्यानी हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके डायबिटीज, शुगर जो है ठीक हो जाएगी। और शुगर ठीक रहती है, शुगर कंट्रोल में रहती है, तो जो आपने बताया कि कोई चीज़ जल गई थी उसके कारण तकलीफ हो रही है, शुगर जब कंट्रोल में नहीं रहे ना, दवाओं का अलग कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है ना। कंट्रोल तब है जब बिना दवा का आपका कंट्रोल में रहे। तो जब शुगर कंट्रोल में जब नहीं रहती है तब दूसरी समस्याएं, छोटी समस्या भी बड़ी समस्या बन जाती है। तो अपने शुगर को ठीक करने पर ध्यान दीजिए। 5 मिनट्स खाएंगे, अगर आप गेहूं और चावल बंद कर दें, दिन में 2 बार ध्यान में बैठे और मिनट्स खाएं, सिर्फ इतना करने मात्र से आपका डायबिटीज जो है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, लेकिन मैं आपकी उम्र को देखते हुए सिर्फ मिलेट्स का प्रयोग बता रहा हूँ। ये मिलेट्स का प्रयोग करना शुरू करें, आप देखिएगा आपका शुगर ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। सर, इसी के साथ मेरा एक सवाल है कि डायबिटीज़ या शुगर जैसी जो समस्या है, लोग इससे भी बहुत ज़्यादा डरते हैं और खान पान में जो है परहेज़ ज़्यादा करने लगते हैं। बट आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि आटा, गेहूँ, चावल इनसे दूर रहना है और मिलेट्स का सेवन करना है। देखिए, इसमें एक है मिलेट्स के ऊपर जो डॉक्टर खादर वली बता रहे हैं, उनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनको हमारी भारत सरकार ने पद्मश्री के अवार्ड से भी दिया है। तो उनका रिसर्च कहता है ये कि हमारा भारत देश में आज़ादी से पहले, खासकर जो 60s में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है उससे पहले हम इतना गेहूं और चावल नहीं खाते थे। हमारे देश में मोटे अनाज का प्रचलन ज़्यादा था, है ना। लेकिन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से जब गेहूं आया तो, और ये इसके जो सीड्स हैं, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में ज़्यादा उत्पाद हो उसके वाले सीड्स आए हैं, तो ये वो क्वालिटी के नहीं है। तो अगर हम अपने भोजन को अगर उसमें शिफ्ट कर दें, अगर सभी लोग शिफ्ट कर दें तो सभी लोगों के हेल्थ का फायदा हो सकता है। लेकिन जो बीमार लोग हैं एटलीस्ट वो तो शिफ्ट जरूर करें। तो गेहूं और चावल अगर बंद कर देंगे, अगर गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, जो मोटा अनाज है 5 मिलेट्स में भी 10 तरह के मिलेट्स हैं, लेकिन जो 5 मिनट से डॉक्टर खादर वली बताते हैं और हम भी वही बताते हैं। तो अगर उसकी रोटी अगर खाते हैं, उसकी खिचड़ी खाते हैं, उसका खमीर खाते हैं, खमीर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमारी बॉडी में माइक्रोबायोम होता है। माइक्रोबायोम मतलब हेल्दी बैक्टीरियाज हमारे गट में सबसे ज़्यादा होता है, हमारी बड़ी आंत में। वैसे पूरे शरीर में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। तो माइक्रोबायोम अच्छे रहेंगे, मिलेट्स खाएंगे, माइक्रोबायोम ठीक हो जाएंगे, तो आपकी सारी बीमारी ठीक होने लग जाती है। सिर्फ शुगर नहीं, हर बीमारी को ठीक होने में मिलेट्स का रोल है। लेकिन मिलेट्स का मैंने अभी डायबिटीज़ के मामले में जिक्र किया हो, लेकिन कोई भी बीमारी हो आप मिलेट्स खाना शुरू कर दीजिए, आपकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी, है ना। लोग बहुत तुरंत फायदा देखने का सोचते हैं। आप इसको अपना लाइफ स्टाइल का पार्ट ही बना लेना। जब लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है तो उसको हम मेडिसिन की तरह नहीं देखते। वैसे वो मेडिसिन की तरह भी काम करता है, फूड मेडिसिन बन जाता है जब मिलेट्स की अम्ली, मिलेट्स का खमीर हम खा रहे हो तो। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल का जब पार्ट बनता है तो वो नॉर्मल फूड की तरह है ना। फिर मेडिसिन की तरह काम करने के लिए हम एक्यूप्रेशर पे काम कर सकते हैं, हम चक्रा पे काम कर सकते हैं, हम अफर्मेशंस कर सकते हैं, अपने माइंड पे काम कर सकते हैं। हर एक बीमारी को ठीक करना बहुत ईजी है इन प्राकृतिक और आध्यात्मिक तरीकों से। जी सर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम रेनू है। जी मैम, मेरे को पता करना है कि मेरी बैक में पेन रहता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं थेरेपी वगैरह भी ले चुकी हूँ पहले। अपर बैक में जी जो बैकबोन है उसमें एक साइड में पेन रहता है। जी ठीक है। देखिए, अपर बैक का पेन जो है, अगर हम लुई हे को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा ये इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल डिपेंडेंसी से जुड़ा हुआ है। हमें लुई हे को पढ़ना चाहिए। जब तक हम अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं करेंगे हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। थेरेपी में उतना पावर नहीं है जितना पावर अपने माइंड पर काम करने में है। लुई हे की किताब को खरीदिए और इसे पढ़ना शुरू कीजिए। अफर्मेशंस पे काम करें। अब इसमें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आईने के सामने खड़े होकर पॉजिटिव सेंटेंस को बोलना है अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए। हम ना इमोशनली अगर हम दूसरों पे निर्भर हो तो यह भी हमारे एक कारण बनता है ना। अगर हमारे कंधों में दर्द रहता है तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारियों से हम परेशान हो जाते हो तो कंधों का वो दर्द बन सकता है ना। तो अपर बैक जो है कई बार उसमें कंधों का भी रोल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लुई हे को पढ़ना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी हम काम कर सकते हैं। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है SI3।
SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पे मुट्ठी जब हम बनाते हैं और जो नुकीला हिस्सा बनता है यहाँ पर है, तो अगर हम इसे दबाते हैं तो अपने अपर शोल्डर, अपर बैक के पेन को हम ठीक कर सकते हैं। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। और LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, लंग मेरिडियन जो है, LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करें रिवर्स डायरेक्शन में। LU9 से 7 की तरफ मसाज करना है और 6 की तरफ थोड़ा सा जाना है। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब हम मसाज करते हैं तो ये सिडेशन कहलाता है। LU7 को थोड़ा हमें सिडेट करना है, तो LU7 के मसाज करने से दोनों हाथों में करना होगा, लेकिन दाहिनी तरफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो LU7 को जब हम सिडेट करेंगे, मसाज करेंगे, SI3 पर काम करेंगे और अफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग पर काम करेंगे, तो बिना थेरेपी आप अपने अपर बैक को ठीक कर सकते हैं। थेरेपी या दूसरों पर डिपेंडेंसी अध्यात्म में जरूरी नहीं है। जब आध्यात्मिक तरीकों को हम जानते हैं तो जितना आप सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनते हैं, आप उतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, उतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने भी कहा कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और ध्यान के माध्यम से जो आपकी समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर इसी के साथ मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी मैम ने बोला और आपने एक बहुत अच्छे से बताया कि जो यहाँ है वही आपके यहाँ है, तो यानी कि जितना हम मस्तिष्क में अपने सोच रहे हैं, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हम सोच रहे हैं, वही हम पे हावी होने लगते हैं। तो इसको कैसे हम ठीक करें? देखिए, हमारा मन और हमारा शरीर, बॉडी और माइंड, ये परस्पर जुड़ा हुआ है। जो भी हम माइंड में सोच रहे हैं वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। हमारा बॉडी में जो भी चीज हो रही है ये इंडिकेट करता है माइंड में कुछ चल रहा है, माइंड में कुछ कहीं पर कुछ ऐसा दबा है जो हेल्दी नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ बॉडी फोकस्ड हैं तो हम सिर्फ बॉडी पे काम करते हैं। जब हमने माइंड बॉडी कनेक्शन के प्रति हम अलर्ट होते हैं तो हम माइंड पे भी काम करते हैं। बिना माइंड पे काम किए सिर्फ बॉडी पे काम कर रहे हैं तो पूरी बात नहीं बनती है। लेकिन अगर हम माइंड के बाद के कनेक्शन को समझते हुए माइंड पर भी काम करते हैं तो बात बन जाएगी। तो हर एक प्रॉब्लम में, हर एक डिजीज में क्या कनेक्शन है माइंड का, इस पर डिकोड करना है। हम मेडिटेशन से भी डिकोड कर सकते हैं। मेडिटेशन में हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं। जब हम जीरो होते हैं, डेल्टा स्टेट में होते हैं, हम यूनिवर्सल सर्वव्यापी विश्व चेतना से जुड़ जाते हैं। उस समय हमें आंसर मिल सकता है कि इस बीमारी के लिए मेरे माइंड का कौन सा पैटर्न रिस्पॉन्सिबल है। और अगर पैटर्न अगर आपने पहचान लिया, कौन सा निगेटिव थॉट है वो पहचान लिया, तो आप उस पर अफर्मेशन के माध्यम से काम कर सकते हैं। लुई हे को अगर आपने प्रॉपर पढ़ा है ना, लुई हे की पुस्तक को लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना जरूरी है अगर हम अपने आप को माइंड के अप्रोच से पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं। तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये बीमारी है तो मुझे ये सीखना है। अगर मुझे बैक पेन है तो मुझे रिलायंस, सेल्फ रिलायंस सीखना है, सेल्फ इंडिपेंडेंस सीखना है। अगर मुझे फीवर है तो मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना है, गुस्सा में नहीं आने दूं अपने भीतर, उसको सीखना है। हर एक हेल्थ कंडीशन में माइंड का रोल है। जी, बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया सर। और आपने, और मैं यही बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कि हम किस तरीके से केवल एफर्मेशंस के माध्यम से, नेचर से जुड़ने के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को ठीक होने की सलाह देते हैं। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। मैं नवीन शर्मा बोल रहा हूँ मैम, शिमला से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है, मैं 42 ईयर एज का हूँ जी, और ये अभी 229 mg पर डेसीलीटर है और जिसमें LDL जो है दैट इज 156 जी। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे इसको कंट्रोल करने के लिए अगर मैं एक्सरसाइज और परहेज से इसको ठीक करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छे सवाल नवीन जी। जो कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें परहेज से ठीक करना हो तो हमें ऑयल कंजम्पशन को कम करना चाहिए। ऑयल जो है वो जो न्यू रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च है, उसमें कहते हैं कि ऑयल प्रकृति में नहीं होता, हम ऑयल को निकालते हैं बीज से। अगर हम सरसों के दाने, सरसों के बीज का उपयोग कर रहे हैं तो वो ओके है, लेकिन जब हम ऑयल निकालते हैं तो वो हेल्दी नहीं है ना। इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है वो यही कहता है कि हमें ऑयल का कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे भी डॉक्टर और रिसर्चर्स हैं जो ये कहते हैं कि आप जैसे स्प्रे करने वाला होता है उसमें ऑयल डाल के आप बस हल्का सा ऑयल का स्प्रे किया करें। जब हम ऑयल को गिराएंगे, डालेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा ऑयल कंज्यूम होगा। तो
तो हमें ऑयल कम करना है, वो सबसे मेन तरीका है अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने का। ड्राई फ्रूट्स वगैरह से बचें और वॉकिंग जो रिकमेंडेशन है लाइफ स्टाइल मेडिसिन में 20,000 स्टेप्स का है, 10,000 कदम। तो अगर हम ऑयल को कम कर दें या बंद करना चाहें तो ऑयल फ्री कुकिंग भी हो रही है, ऑयल को हम पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं और हम थोड़ा वॉकिंग करें तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया धन्यवाद नवीन जी, डॉक्टर। आपने ये सवाल हमसे पूछा। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो। जी नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। हाँ जी, रमन कुमार। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जी 14 mm और 13 mm, 2 स्टोन है और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन डॉक्टर एस रंजन और जैसे कि पीएमसी भी बोलते हैं कि मैं बिना ऑपरेशन के किया जा सकता है। जी, तो क्या ये पॉसिबल है या मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए? 100% पॉसिबल है रमन जी। अगर आप बिना ऑपरेशन अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा लीवर डिटॉक्स के मेथड को और गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर, लीवर मेरिडियन पे काम करना होगा। लीवर मेरिडियन पे काम करने के लिए आप अपने पैर के जो सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है उसके जड़ पे आप लाल रंग लगाएं। मैं आपके अपने हाथ के फिंगर पे आपको लगा रहा हूँ, हाथ के फिंगर पे आप लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है पैर के सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के जड़ पे इस तरह से लाल रंग लगाना। ये GB43 कहलाता है। तो इसको हम जब लाल रंग लगाते हैं तो ये सिडेट हो रहा है। और इसके साथ साथ GB41 है, उसे हमें टोन करना है। दिन में 2 बार ध्यान में बैठा करें और ध्यान में अपने भीतर ये भावना रखें कि मुझे अपने लीवर को, अपने गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखना है। और ये आता है मणिपुर चक्र के अंदर। 7 चक्रास होते हैं, चक्रा के बारे में जानना चाहिए। मणिपुर चक्र को हेल्दी करने के लिए सूर्यमुखी के फूल के पास अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो ये हमारे मणिपुर चक्र को जल्दी हेल्दी करता है। और लीवर डिटॉक्स का मेथड जो नेचुरोपैथी के अंदर आता है, एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड है। और अगर आप किसी नेचुरोपैथ के ऑब्जर्वेशन में अगर आप ये लीवर डिटॉक्स कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के कॉम्बिनेशन को लेकर वो किया जाता है, तो उस लीवर डिटॉक्स, लीवर फ्लस से भी गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को निकाला जा सकता है। कई सारे तरीके हैं, इनमें से जो आपको ठीक लगे उनका प्रयोग करें। वो 100% अब बिना ऑपरेशन गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी, आपने हमें बॉस्टन से कॉल किया और अपना कीमती समय निकालकर अपने ये सवाल हमसे पूछा। मैं आशा करती हूँ कि जो आपके सवाल थे वो उनका जवाब सर से आपको ज़रूर मिला होगा। तो सर इसी के साथ साथ मैं आज का हेल्थ टिप आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, हमारा आज का हेल्थ टिप जो है वो यही रहेगा, पंचकोश ना। अध्यात्म में हम ध्यान पे बातें कर रहे हैं, ध्यान को समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान की गहराई को भी थोड़ा समझना है। ध्यान की जिस गहराई की बात हम कर रहे हैं वैसी गहराई की बात कुछ कम ही जगहों पे हो रही है, हर जगह पे नहीं हो रही है। ध्यान के माध्यम से हमें अपने सारे आयामों को ठीक से समझना है ना। अन्नमय फिजिकल बॉडी तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, प्राणमय कोश को समझना है, मनोमय कोश को समझना है और विज्ञानमय कोश को समझना है। अगर हम अपने कोशों को, अपने सटल सूक्ष्म शरीरों को अगर हम समझकर अपने आप पे काम करें तो हीलिंग पॉसिबल है। पंचकोश के सिद्धांत को समझें और पंचकोश पे, खासकर प्राण और मन पे, कर्मास पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रैक्टिकल हेल्थ बेनिफिट लेना है तो प्राण और मन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हम अपनी चक्रों की ऊर्जा को बढ़ाएं, कैसे हम नाड़ियों के ब्लॉकेज को दूर करें और कैसे हम अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं, कैसे हम माइंड को राइट थिंकिंग लाएं उसके भीतर। तो पंचकोशों पर काम करके हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। पंचकोशों के बारे में पढ़ें और जानें। जी, तो इसी के साथ साथ समाप्त करते हैं आज का हमारा ये श्रृंखला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। तो दर्शकों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। और जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार को और पूछ सकते हैं अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जी